तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानना शुरू किया था। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रथम और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि 33 सागर का अवशेष है और ये प्लेस्टोशियन काल में बना। और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, जो कि अफ्रीका के सारा मरुस्थल या फिर जिसे हम ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं उसके पूर्व की ओर फैला है। थार के मरुस्थल के हम दो पार्ट करते हैं, एक जो भारत में है और एक जो पाकिस्तान में है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है, जिसे हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत में थार का मरुस्थल 4 राज्यों में फैला है: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। और राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार 58% भाग पर है। मतलब मतलब जो थार के मरुस्थल जो 85% भारत में है, उसमें 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल राजस्थान में है, और वो कितना है तो वो 58% है। उसके बाद हम देखते हैं ईसरो की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थल राजस्थान में मरुस्थल लगभग 67.1% भाग पर फैला है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में मरुस्थल की कुल लंबाई तो है 640 किलोमीटर और कुल चौड़ाई है 300 से लगाकर 350 या फिर 360 किलोमीटर। थार के मरुस्थल की राजस्थान में औसत ऊंचाई है 150 से लगाकर 300 मीटर तक। और इसका ढलान है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर पूर्व ये वाली दिशा हो गई और दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा होगी। तो मरुस्थल का ढाल कहाँ से कहाँ तक है, तो मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान में मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट पूछे तो 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। और जो इसमें से मुख्य रेतीला भाग है, वो मुख्य रेतीला भाग है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला है, ये भौतिक प्रदेश फैला है, जिसमें राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के 16 जिलों में फैला है, जिसमें मुख्य रेतीले जिले तो आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी और बालोतरा। ये पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। और उसके बाद अर्ध मरुस्थलीय जिलों में आते हैं पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, ब्यावर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये 16 ज़िले हैं जो मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं या फिर उत्तरी पश्चिम मरुस्थल भौतिक प्रदेश में आते हैं। इस भौतिक प्रदेश का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि गर्मियों में बढ़कर 49 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब तो खैर 55 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और विंटर में इसका तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। औसत वर्षा यहाँ पर होती है 0 से लेकर कर 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ये जो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है वो अरावली के समानांतर चलती हैं, और ये वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। जलवायु यहाँ की शुष्क है, अर्धशुष्क है और अत्यधिक विषम है। वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है मरुद्भिद, जीरोस्फाइट और स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी यहाँ की रेतीली है, बलुई, सिरोजम, धूसर या फिर जिसे हम एरिडिसोल और एंटीसोल कहते हैं, इस प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। मुख्य फसलों में मोट व बाजरा प्रमुख हैं। और मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर की सीमा के बाद ही मरुस्थल भाग स्टार्ट होता है या फिर मुख्य रेतीला भाग स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थार का मरुस्थल जो क्षेत्रफल में वर्ल्ड का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और उपोष्ण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल जिसे हम युवा मरुस्थल भी कहते हैं, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहते हैं, विश्व का सबसे नवीनतम और सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी कहते हैं। जनघनत्व कितना है तो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का जनघनत्व है। थार का मरुस्थल जो वर्ल्ड में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इंडिया में कुल 142 डेजर्ट ब्लॉक है, जिसमें से 85 राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। ये मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है वो भारत में मानसून को आकर्षित करता है, क्योंकि जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब एक हम थ्योरी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ की जो
एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है या फिर वायुदाब होता है वो घट जाता है। तो वायुदाब बढ़ाने के लिए जो ठंडी हवा है वो गैप फिल करने के लिए आती हैं, तो वो अपने साथ साथ मानसून को भी लेके आती हैं। तो इस कारण भारत में मानसून को आकर्षित करने वाला मरुस्थल ये थार का मरुस्थल है। राजस्थान में सर्वाधिक औषधि व अधात्विक खनिजों के भंडार थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो एक भूगोलविद हुए हैं, उन्होंने इस थार के मरुस्थल को रक्ष क्षेत्र या फिर रुक्ष क्षेत्र कहा था। वर्ल्ड पावर हाउस थार के मरुस्थल में एक त्रिकोण बनता है जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी के मध्य। यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना रहती है, तो इस कारण हम इस क्षेत्र को वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर एक सोलर पार्क भी स्थापित हुआ, बिरला सोलर पार्क, जो फलोदी में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जहाँ से 2245 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं मरुस्थल का वर्गीकरण। मरुस्थल का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको हम किस भागों में मतलब किस आधार पर विभाजित करते हैं, तो इसको हम वर्षा के आधार पर विभाजित करते हैं। जो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। वहीं पर अगर हम देखें 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो अरावली के समानांतर चलती है, वो राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। मरुस्थल का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं वर्षा के अनुसार, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी हम बालूका स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जो 41.50% भाग पर फैला है, और बालूका स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50% भाग पर फैला है। उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिनको हम चार भागों में बांटते हैं नदियों के बहाव के अनुसार। सबसे पहले घग्गर बेसिन, उसके बाद शेखावटी और तोरावटी बेसिन जिसमें कातली नदी बहती हैं, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद गोडवाड़ या फिर लूणी बेसिन। उसके बाद अब हम देखते हैं 25 सेंट ये आपने देख लिया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है मरुस्थल को, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं शुष्क मरुस्थल। ये कच्छ के रण गुजरात से लगाकर पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ दक्षिणी पंजाब तक फैला है। इसमें 5 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा। ये 5 जिले इस शुष्क मरुस्थल में आते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा होती है 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर। जलवायु यहाँ की शुष्क है। वनस्पति या फिर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती हैं। सम गांव जो कि वनस्पति रहित गांव है, ये आपको याद रखना है। शुष्क मरुस्थल को हम संरचना की दृष्टि से या फिर बालूका स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा हम बांटते हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। सबसे पहले हम देखते हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जो 41.50% भाग पर फैला है। यहाँ पर रेत के टीले या फिर जिसे हम सैंट्यून्स या फिर दोहरे दरियन कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। इसका विस्तार इस त्रिकोण में है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इसके मध्य की जो इसके मध्य एक पथरीला मरुस्थल आता है, जहाँ पर अवसादी चट्टानों का जमाव है, वहाँ उसको हम बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। इस जो पथरीला ये जो त्रिकोण है उसे हम हमादा कहते हैं, या फिर जिसे हम चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, हमादा। उसके बाद यहाँ पर जो पत्थर या फिर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो प्लेस्टोशियन काल तक की अवसादी चट्टानें हैं। रेग जिसे हम पथरीला मरुस्थल कहते हैं। मगरा, तो पोखरण से बालोतरा के मध्य पाई जाने वाली जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम मगरा के रूप में जानते हैं। उसके बाद शब्दावली में नेक्स्ट शब्द आता है, ये जो त्रिकुट पहाड़ी है वो भी एक मगरा है, मतलब अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है जिस पर सोनार किला बना है, जिसे हम जैसलमेर का किला भी कहते हैं। उसके बाद लाटी सीरीज, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो 60 से 80 किलोमीटर तक फैली है मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। इस जल पट्टी में चूना, जिप्सम और रॉक फॉस्फोरेट की अधिकता पाई जाती है। इस भूगर्भिक जल पट्टी को हम कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। इसकी खोज 2007 में कादरी द्वारा की गई। कादरी जिसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1959 में की गई। यहीं पर शेवणगाछ उगती हैं जिसे हम नकलिस्तान कहते हैं, या फिर गोडावन जो कि राज्य पक्षी हैं उसकी शरणस्थली कहते हैं। शेवणगाछ जिसे स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है लूसियस
सिडिकुस, लूसियूरिस सिडिकुस। यहाँ पर कैक्टस गार्डन भी बना है जिसे जो कि कुलदरा गांव जैसलमेर में है। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर व्हेल मछली व डायनासोर के अवशेष हमें मिले। यहीं पर एक आकलवुड फॉसिल पार्क है जो आकला गांव जैसलमेर में बना है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है और यहाँ पर जुरासिक काल के वनस्पतिक अवशेष मिले। मतलब जुरासिक काल के जो पेड़ पौधे हैं उनके कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो जुरासिक काल के हैं। उनके वनस्पति अवशेष मिले जो कि पत्थर की तरह अभी दिख रहे हैं। उसके बाद चांदन नलकूप, ये भी जैसलमेर में है, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। ये चांदन, जिसका पुराना नाम चौहान था, अपभ्रंश होते होते ये चांदन हो गया। चांदन नलकूप जो जैसलमेर में है, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। ये लाटीसीरी क्षेत्र में मीठा पानी का नलकूप है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट भाग, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50% भाग पर फैला है। इसे संपूर्ण रेतीला मैदान या फिर इर्ग या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। बालूका स्तूप जिसे हम रेत के टीले या फिर सैंट्यून्स कहते हैं, इनके उपनाम है टीला, धोरा, टीबा, दरियन। इसका विस्तार है कच्छ के रण गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिम तक। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र। सर्वाधिक बालूका स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालूका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। बालूका स्तूप का निर्माण मार्च से मध्य जून तक या फिर जून तक होता है और सर्वाधिक बालूका स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, हमने देख लिया था। बालूका स्तूप के निर्माण के लिए 3 कंडीशन होनी आवश्यक है। एक तो रेत की अधिकता, हवा की तीव्र गति और मार्ग में कोई अवरोध होना जरूरी है बालूका स्तूप निर्माण के समय। उसके बाद बालूका स्तूप का वर्गीकरण सबसे पहले वोनाल्ड ने किया था 1933 में, और 2 बालूका स्तूप बताए थे, एक तो बरखान और एक सीप। उसके बाद हेकी द्वारा बालूका स्तूप को 3 भागों में बांटा गया, मतलब 3 प्रकार के बालूका स्तूप बताए गए, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और पैराबोलिक, 1941 में हेकी द्वारा। उसके बाद नेकी द्वारा 1979 में 8 प्रकार के बालूका स्तूप बताए गए। अब हम बालूका स्तूप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बालूका स्तूप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, जो कि समकोण पर बनते हैं या फिर लंबवत बनते हैं। मतलब हवा की दिशा उत्तर में है तो ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, मतलब हवा के समानांतर या फिर अनुप्रस्थ बालूका स्तूप जो हवा की दिशा के रुकावट में मतलब समकोण पर बनते हैं। ये रावतसर, हनुमानगढ़ और सूरत में फेमस हैं। और अनुप्रस्थ बालूका स्तूप का एक उदाहरण बरखान है। उसके बाद बरखान जो कि अर्धचंद्राकार गतिशील बालूका स्तूप हैं, जो कि सर्वाधिक हानिकारक हैं। ये मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भालेरी चूरू और देशनोक और ओशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद अनुदैर्घ्य, रेखीय या परमाणुवर्ती बालूका स्तूप जो कि हवा के समानांतर बनते हैं या फिर हवा के अनुरूप बनते हैं, जो कि जैसलमेर और रामगढ़ में है। सीप बालूका स्तूप अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप का एक उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सीप जो एक भुजा वाला बरखान है। मतलब बरखान कैसा होता है, तो बरखान ऐसा होता है अर्धचंद्राकार। यहाँ पर हवा बढ़ती है, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये ऐसा एक चांद की टाइप में देख लेते हैं, और जो चांद का जो गड्ढे वाला क्षेत्र है वहाँ पर हवा बढ़ती है, तो इस कारण अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप का निर्माण होता है। परंतु जैसे कि हवा यहाँ से चलने लगी तो ये एक भुजा रह जाएगी, तो वो सीप बालूका स्तूप बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पैराबोलिक या फिर हेयरपिन के समान बालूका स्तूप जो राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में होता है। तारा बालूका स्तूप जो कि 3 से अधिक भुजा वाले बालूका स्तूप होते हैं, ये मोहनगढ़ से सूरतगढ़ के मध्य पाए जाते हैं। उसके बाद नेटवर्क बालूका स्तूप जो लगातार जुड़े हुए बालूका स्तूप होते हैं, उन्हें हम नेटवर्क बालूका स्तूप कहते हैं। इसका विस्तार हिसार, भवानी और हरियाणा में है और हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। अवरोधी बालूका स्तूप या मतलब ये ऐसे बालूका स्तूप है जो पेड़ और पहाड़ी के अवरोध आने के कारण वहीं पर रेत का जमाव होने से बन जाते हैं, जैसे कि नागपहाड़ी अजमेर और बिरचुन पहाड़, जाबानेर जयपुर और सीकर पहाड़ी में इस प्रकार के बालूका स्तूप बनते हैं। उसके बाद लास्ट बालूका स्तूप जिसे हम कहते हैं सब्र, काफिज, नेबखा और लुनेट, ये छोटी झाड़ियों के सारे बनने वाले बालूका स्तूप होते हैं। ये छोटे बालूका स्तूप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शब्दावली के बारे में।
सबसे पहले डोल। डोल किसे कहते हैं? तो लंबाई में स्थित जो रेत के टीले होते हैं उन्हें हम डोल कहते हैं। उर्मिका किसे कहते हैं? तो रेत की जो लहरदार परत बन जाती है उसे हम उर्मिका कहते हैं। कारवा या घासी किसे कहते हैं? तो रेत के टीलों के मध्य जो रास्ते होते हैं उन्हें हम कारवा या फिर घासी कहते हैं। खड़ीन या फिर प्लाया क्या होती है? तो रेत के टीलों के मध्य बारिश का पानी जमा होने से अस्थायी झीलों का निर्माण होते हैं। ये खारे पानी की अस्थायी झीलों को हम खड़ीन या फिर प्लाया कहते हैं। रन या फिर सर किसे कहते हैं? तो पानी सूखने के बाद ये जो खड़ीन है, ये सूखने के बाद इसका पानी सूखने के बाद जो दलदली भूमि का निर्माण होता है उसे हम रन या फिर सर कहते हैं। थोप का रन बाड़मेर में है और ये राज्य का सबसे बड़ा रन है। उसके बाद बालासन, जो कि दलदली भूमि सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी बच जाती है, जहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती थी, उसे हम बालसन भूमि कहते हैं। और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती थी उसे हम खड़ीन कृषि कहते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मुख्यतः मोट व बाजरा की कृषि की जाती थी। पीवड़ा किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहरीला सांप पीवड़ा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख घास। तो मरुस्थल की प्रमुख घासों में नाम आता है शेवण, दामन, मुराद, शंखपुष्पी और बूर घास का। शेवण घास जिसका विस्तार मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य है, ये प्रोटीन युक्त घास होती हैं। रेगिस्तान की सबसे लंबी घास शेवण घास होती हैं। शेवण जिसे हम गोडावणों की शरणस्थली या फिर नकलिस्तान कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे लिलोण कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है लूसियूरिस सिडिकुस। धामण घास जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं, इसे हिंदी में धामर कहते हैं और संस्कृत में इसे जयंती वेद कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है डाइडेरिस प्रोकमेबिस। इसका यूज़ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए किया जाता है। शंखपुष्पी घास जो बाड़मेर और बालोतरा में पाई जाती हैं, इस शंखपुष्पी घास को हम याददाश्त बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, इससे दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद बूर घास जो कि बीकानेर में पाई जाती हैं और ये रेगिस्तान की सबसे सुगंधित घास है। अगर पूछ ले कि राजस्थान की सबसे सुगंधित घास कौन सी है, तो वो खस है, जो कि भरतपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर में उगाई जाती हैं या फिर उगती हैं। ये खस इससे गलीचे बनाए जाते हैं। जब हम आर्टिकल्चर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि भौतिक प्रदेश को हम मतलब थार के मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो 41.50% भाग पर फैला है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50% भाग पर फैला है। ये मैप के मदद से हम देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल, जो कि अरावली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लगाकर अरावली तक फैला हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।